मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। मोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, ना ही खाने के लिए कोई साधन। मोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। यह देखकर मोहन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। मोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन मोहन लाला राम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लाला राम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। मोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लाला राम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लाला राम को उदास देख मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं? मोहन की बात सुनकर लाला राम को गुस्सा आ गया और वह मोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहां से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन की बात सुनकर लाला राम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे मोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए अपने पिता से जिद करता था तो मेरे पिता हमेशा मुझे यही समझाते थे, बेटा मोहन, हमारे पास इतना धन नहीं है कि मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर सकूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भी मौसम की तरह होती है। कभी यह धूप की तरह खुशियों से भरी होती है, कभी ठंड की तरह कठिनाइयां लाती है और कभी बारिश की तरह परेशानी आती है। लेकिन जैसे हर मौसम बीत जाता है, वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। बस धैर्य और हिम्मत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाता है। अरे वाह, लगता है तेरे पिता बहुत ही नेक इंसान है। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। मालिक, क्या हुआ है? आप एक बार मुझे साफ साफ बताइए। क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल मिल ही जाए। अरे मोहन, मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं। मुझे अपनी परेशानी का कोई भी हल नजर नहीं आ रहा है। सेठ जी, एक बार मुझे बताइए तो, क्या पता आपकी परेशानी का कोई हल निकल ही जाए। मोहन, हमारे गांव में मेरे पिता की एक पुश्तैनी जमीन थी जो काफी पीढ़ियों से हमारे पास थी। उस पर मेरा और मेरे भाई का हक है, पर हमारे गांव के ही 2 बाप बेटों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैं पुलिस थाने में केस दर्ज कराने की सोच रहा था, लेकिन गांव के बहुत बड़े बड़े लोग उनके साथ हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। अब तो उन लोगों ने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी। मेरे पिता की पुश्तैनी जमीन मेरे हाथों से छीनी जा रही है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूं। आप सही कह रहे हैं सेठ जी। अगर आप कानून का सहारा लेकर भी अपनी जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ मोहन, अब तू ही बता, मैं अब क्या करूं। मैं तो सोच सोच कर परेशान हो गया हूं। मेरी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा।
मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है। अगर आप चाहें तो एक तरीका है जिससे आप अपनी जमीन वापस पा सकते हैं। अगर ऐसा कोई तरीका है तो जल्दी बताओ मोहन, वो क्या तरीका है? मोहन ने लाला राम को अपनी सारी तरकीब पूरी तरह समझा दी। तरकीब सुनकर लाला राम मोहन से कहता है, अरे वाह मोहन, तू तो बहुत समझदार है। तूने तो बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ऐसे तो मेरी जमीन मुझे जरूर मिल जाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर तेरी ये योजना सफल हुई तो मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा तेरे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे मालिक हैं। आपकी वजह से मुझे अपने घर के लिए 2 वक्त का खाना मिल जाता है। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज है। मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए। ठीक है मोहन, तुम बहुत नेक इंसान हो। कल से तुम इस काम पर लग जाओ। मोहन फिर से खेत में अपने काम पर लग जाता है। अगले दिन मोहन, जगत और विनोद नाम के उन बाप बेटों के पास पहुंच जाता है जिन्होंने लाला राम की जमीन पर कब्जा कर रखा था। नमस्कार सेठ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो पास के लोगों ने बताया कि आपके यहाँ काम के लिए मजदूर की जरूरत है। क्या आपके यहाँ मुझे भी कोई काम मिल सकता है? अरे अरे, कौन हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि यहाँ मजदूर की जरूरत है? यहाँ किसी मजदूर की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं एक मजदूर हूँ, पास ही के एक गांव में रहता हूँ। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं काम मिल जाता है, बस उसी काम को करके अपना पेट पालता हूँ। कभी खेती कर लेता हूँ तो कभी कोई मजदूरी। ये तो ठीक है, पर हमारे यहाँ फिलहाल कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैंने तो सुना है कि आप लोग इस गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। आपके पास बहुत सारी जमीन है, इसलिए आपके यहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। अरे भाई, मैंने कहा ना, यहाँ किसी भी मजदूर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब लाला राम सेठ आपके बारे में सही कह रहे थे। लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? अरे कुछ नहीं सेठ जी, चलिए तो मैं चलता हूँ। सेठ जी, आपके यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं अपने लिए कहीं और कोई काम देख लेता हूँ। मोहन वहां से जाने लगता है। तभी जगत विनोद को मोहन को रोककर यह पता लगाने के लिए बोलता है कि लाला राम ने मोहन को उन लोगों के बारे में क्या बताया है। अरे भाई, इधर आओ, शायद तुम्हारे लिए हमारे पास एक काम है। मोहन तुरंत उनके पास चला गया और बोला, धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है। आप जो भी काम बोलेंगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर बूढ़े माँ बाप का पेट पालना है। अरे सब्र रखो, काम तो हम तुम्हें बता ही देंगे। पहले ये बताओ कि लाला राम हमारे बारे में क्या कह रहा था। सेठ जी, मैं पहले लाला राम सेठ के यहाँ काम करता था, पर वो बहुत ही कंजूस और बदतमीज आदमी है। मैं उनके यहाँ दिन रात मेहनत करता, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी वो मेरी सही मजदूरी नहीं देता था। इस बात पर कल मेरी उससे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? लाला राम ने हमारे बारे में क्या कहा? जब मेरी सेठ लाला राम से बहस हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं दे रहा। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार जगत सेठ और विनोद सेठ सबसे अच्छी मजदूरी देते हैं, इसलिए उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ रहती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा था। आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। हमारा फर्ज है कि जो भी मजदूर हमारे यहाँ काम करता है उसे उसकी मेहनत के हिसाब से सही मजदूरी मिले। वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लाला राम सेठ कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वो तो शायद आपके जितना भी नहीं सोच सकता। जगत और विनोद मोहन की चापलूसी भरी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ काम पर रख लेते हैं। चलो अब काम की बात करते हैं। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। हमें अपने खेत पर काम करने के लिए तुम्हारे जैसे ही एक मजदूर की जरूरत है। कल से ही काम पर आ जाना। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जगत अपने बेटे विनोद से बोला, विनोद बेटा, ये मोहन तो बहुत मेहनती है। ये अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हो। मोहन बहुत मेहनती है। इसके जितना काम शायद ही कोई और करता होगा। ये पूरा दिन यहाँ काम पर अकेला लगा रहता है। मोहन की मेहनत ने जगत और विनोद का दिल जीत लिया। कुछ दिन और बीत गए। एक शाम जगत और विनोद अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। जब वे अपने खेत पर पहुंचे तो देखा कि मोहन इतनी देर तक भी काम कर रहा था।
मोहन भाई, अब तो रात होने वाली है। तुम इतनी देर तक काम क्यों कर रहे हो? अब घर जाओ और आराम कर लो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ है? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। काम नहीं करूंगा तो उनके लिए 2 वक्त का खाना कहाँ से जुटा पाऊंगा? घर पर बैठकर आराम करने से अच्छा है कि मैं काम करूं। इस तरह मेरा मन भी लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती हो मोहन। आज का काम यहीं छोड़ दो और घर जाकर आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं काम करने में ही खुश हूँ। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। ठीक है मोहन, फिर हम जाते हैं। जब तुम्हारा मन करे काम खत्म करके अपने घर चले जाना। इसके बाद जगत और विनोद खेत को मोहन के भरोसे छोड़कर चले गए। अगली सुबह जब विनोद और जगत अपने खेत पर लौटे तो देखा कि वहाँ पुलिस खड़ी है। पुलिस को देखकर दोनों दौड़ते हुए आए और पूछा, क्या हुआ थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन हमारी है। हमारे पास इसके कागजात भी हैं। फिर तो तुम दोनों को ले जाकर जेल में डालना ही पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तुम दोनों बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वो देखो तुम्हारी जमीन से क्या निकला है। थानेदार के कहते ही दोनों बाप बेटे जब पलटकर देखते हैं तो वहाँ उनकी जमीन में एक लाश दबी हुई थी, जिसमें सिर्फ कंकाल बचा था। ये देखकर दोनों बाप बेटे डर जाते हैं। थानेदार साहब, ये किसकी लाश है और ये हमारे खेत में कहाँ से आ गई? अब बहाने मत बनाओ। पहले लोगों को मारो, फिर उन्हें अपनी जमीन में गाड़ दो, और अब कह रहे हो कि ये क्या है? नहीं थानेदार साहब, हमें नहीं पता कि यह सब क्या है। ये लाश यहाँ कैसे आई, हमें कुछ नहीं पता। अब झूठ मत बोलो। अगर फांसी नहीं हुई तो कम से कम तुम दोनों को उम्र कैद की सजा तो जरूर मिलेगी। फांसी और उम्र कैद की बात सुनकर दोनों बाप बेटे डर गए और थानेदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। थानेदार साहब, हम इस लाश के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें नहीं पता ये लाश किसकी है और इसे यहाँ कौन गाड़ कर चला गया। इस मामले से बचने के लिए दोनों ने कुछ तरकीब सोचनी शुरू की। तभी मोहन वहाँ आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? क्या हुआ है? मोहन देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में यह कंकाल आ गया है। मालिक, ये कंकाल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ मोहन, पता नहीं यह कंकाल यहाँ कहाँ से आया है और थानेदार साहब को लगता है कि इसे हमने यहाँ मार कर गाड़ा है। अब तू ही कोई उपाय सोच जिससे हम इस परेशानी से बच सकें। तीनों को आपस में खुसफुसर करते देख थानेदार ने कहा, अब कोई तरकीब मत बनाओ। तुम दोनों बाप बेटों में से कोई एक तो जरूर जेल जाएगा। अब तुम ही तय करो जेल कौन जाएगा। थानेदार साहब, थोड़ा सा समय दीजिए, हम तय कर लें कि जेल कौन जाएगा। मैं बस 5 मिनट देता हूँ, जल्दी से फैसला करो कौन जाएगा जेल। मोहन, जगत और विनोद थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। देखो मालिक, दोनों के फंसने से अच्छा है कि कोई एक फंसे। अब सोचिए कौन जाएगा। हम दोनों में से कोई भी जेल नहीं जाना चाहता। मोहन भाई, कोई उपाय सोचो जिससे हम दोनों इस मुसीबत से बच सकें। मालिक, एक बात कहूँ, इस कंकाल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे काफी महीने पहले जमीन में दबाया गया होगा। जगत फांसी की बात सुनकर पहले ही डर गया था और मोहन की बात सुनते ही उसने फटाफट पूरी कहानी मोहन को बता दी। जगत ने जमीन हड़पने की पूरी कहानी मोहन को बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद मोहन ने कहा, क्या क्या कहा मालिक आपने? ये जमीन हड़पी थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तरकीब बताने से पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये जमीन या आप दोनों की जान? मोहन, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे लिए जमीन से ज्यादा हमारी जान प्यारी है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर थानेदार को बताइए कि यह जमीन सेठ लालाराम की है। आप उनसे बोलिए कि हमने तो कुछ महीने पहले ही ये जमीन बस काम करने के लिए उनसे ली थी, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। अरे मोहन, लेकिन इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, फिर क्या होगा? नहीं मालिक, शायद आप मेरी तरकीब समझ नहीं पाए। जब आप थानेदार को बताएंगे कि यह जमीन सेठ लालाराम की है तो पुलिस किसे गिरफ्तार करेगी?
सेठ लालाराम को, और जब लालाराम जेल चला जाएगा तब आप लोग फिर से जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। इससे आप लोग भी जेल जाने से बच जाओगे और जमीन भी आपके ही पास रहेगी। मोहन की तरकीब सुनकर दोनों बाप बेटे दंग रह गए। वाह मोहन भाई, तुम तो बहुत होशियार हो। आज तक तुमने हमें अपने काम से खुश किया था, अब तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। इसके बाद तीनों थानेदार के पास गए और मोहन ने जो कुछ कहा था वही बात दोनों बाप बेटे थानेदार से कहने लगे। थानेदार साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले ही काम करने के लिए यह खेत लाला राम सेठ से लिया था। वो जब खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपनी जान बचाना चाहते हो ना? नहीं साहब, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप मोहन से पूछ लीजिए। वो हमारे साथ बस कुछ दिनों से ही काम कर रहा है। इससे पहले वो सेठ लाला राम के यहाँ काम करता था। बोलो मोहन, ये जमीन किसकी है? हाँ थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। मोहन की बात सुनकर थानेदार ने मोहन से कहा, सेठ लालाराम को बुलाने के लिए कहो। मोहन, तुम एक काम करो, जाओ और सेठ लालाराम को बुलाकर लेकर आओ। मोहन तुरंत जाकर सेठ लालाराम को बुला लेता है, परंतु लालाराम अपने साथ गांव के सरपंच को भी अपने साथ ले आता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ इतने लोग क्यों जमा हैं? देखिए सरपंच जी, इन दोनों की जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन इनकी नहीं है बल्कि सेठ लालाराम की है। थानेदार ने सरपंच जी को पूरी कहानी सुना दी। अपने आप को फंसा देख जगत ने सरपंच से कहा, नहीं सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम यहाँ बस कुछ समय से काम कर रहे हैं। आप हमारे मजदूर मोहन से पूछ लीजिए। हाँ थानेदार साहब, ये जमीन सेठ लालाराम की है। जगत सेठ और विनोद सेठ ने तो बस कुछ समय से इस जमीन पर खेती कराना शुरू किया है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन लालाराम की है? हमारे यहाँ का थानेदार तो कह रहा था कि इस जमीन पर कोई केस चल रहा है और इस जमीन पर तुम्हारा कब्जा था, और अब तुम कह रहे हो कि ये जमीन लालाराम की है। नहीं साहब, हमने लाला राम के साथ धोखा किया था। हम बस इस जमीन को हड़पना चाह रहे थे, लेकिन अब हमें यह जमीन नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो हम केस भी वापस ले। थानेदार साहब आप जाइए, बाकी का काम अब हम संभाल लेंगे। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला जाता है। सरपंच ने लालाराम से कहा, अब बताओ ये कंकाल यहाँ कैसे आया? तुमने किसे मारकर यहाँ गाड़ा है? अरे साहब, ये तो नकली कंकाल है। इन दोनों ने मिलकर मेरी जमीन हड़प ली थी। मैंने और मोहन ने मिलकर ये तरकीब सोची थी ताकि इन दोनों से सच निकलवा सके। लालाराम की बात सुनते ही दोनों बाप बेटों के पैर तले जमीन खिसक गई। यह हम दोनों की साजिश थी इन लोगों के मुंह से सच निकलवाने के लिए। मोहन को इस योजना में शामिल देखकर दोनों बाप बेटों को समझ आ गया कि यह सब सेठ लालाराम और मोहन की मिली भगत थी। दोनों बाप बेटों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम लालच में आ गए थे। हमें माफ कर दीजिए। हम आज के बाद यह गलती कभी नहीं करेंगे और यह जमीन भी सेठ लालाराम को वापस दे देंगे। जगत और विनोद दोनों सरपंच और सेठ लालाराम से माफी मांगने लगे। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख लालाराम ने उन्हें माफ कर दिया। सरपंच ने भी उन्हें जेल नहीं भेजा और सेठ लालाराम ने अपना केस वापस ले लिया। लालाराम के केस वापस लेने के बाद सरपंच जी भी वहां से चले जाते हैं। धन्यवाद सेठ लालाराम जी, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है जगत, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। बस याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम अपनों के साथ कभी गलत नहीं करना। बुरे समय में तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ खड़े होंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। आखिर में सेठ लालाराम ने मोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया और उसे जमीन का मालिक बना दिया। मोहन, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे आज से वो जमीन तुम्हारी है और अब तुम उसके मालिक हो। नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं है। याद करो मोहन, तुमने मुझसे क्या कहा था? बस मेहनत करते रहो, एक दिन तकदीर का दरवाजा जरूर खुलेगा। तो समझो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुल चुका है और अब तुम भी जमीन के मालिक हो। अब से तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरह मोहन ने अपनी मेहनत और बुद्धि से सेठ लालाराम को उसकी जमीन वापस दिलाई और दोनों ठगी करने वाले बाप बेटों को भी सबक सिखाया। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक समय की बात है, काशीपुर गांव में अर्जुन, विक्रम, अमर और संजय नाम के 4 भाई रहा करते थे। चारों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हमेशा एक साथ रहते थे। विक्रम, अमर, संजय, इधर आओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। बात ये है कि पिताजी अब हमारे बीच में तो है नहीं, अब हमें ही एक दूसरे की ढाल बनना होगा और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना होगा, ठीक है? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, हम सब हमेशा एक साथ रहेंगे। अब से आप ही हमारे बड़े भाई हैं, आपकी हर बात मानना हमारा कर्तव्य होगा भैया। हाँ चलो, तुम सबकी बातें सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। हे ऊपर वाले, हम चारों भाइयों का प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। चलो अब खेत में चलकर काम करते हैं। अब चारों भाई खेत जाते हैं और कड़ी मेहनत के साथ दिल लगाकर काम करते हैं। इसी बीच गांव में रहने वाली राधा नाम की एक औरत उनके पास आती है। अरे ओ अमर, तुम सब इतनी कड़ी धूप में क्या कर रहे हो? अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? मैंने तुम चारों के लिए कुछ लड़कियां पसंद की हैं। ये लो उन लड़कियों की कुछ तस्वीरें, इसमें से जिसे जो पसंद है मुझे बता दो। अब अमर अपने भाइयों को तस्वीरें दिखाता है। चारों भाइयों को एक ही लड़की पसंद आती है। काकी, हम चारों भाइयों को तो एक ही लड़की पसंद है। अच्छा, ये तो मालती है। अगर तुम चारों इसी से शादी करना चाहते हो तो मैं इसके माता पिता से बात करती हूँ। ए काकी, क्या ऐसा संभव है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर द्रौपदी के भी तो 5 पति थे, तुम लोग तो फिर भी 4 हो। इतना कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन राधा उन चारों भाइयों के घर पहुंचती है। अर्जुन, विक्रम, अमर, संजय, जल्दी से बाहर आओ। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या हुआ काकी, क्या बात है? मालती के घर वाले शादी के लिए मान गए हैं। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। मैंने 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकलवाया है। अब तुम लोग जल्दी से शादी की तैयारी कर लो। ठीक है जी, ठीक है। ओह, अब 1 हफ्ते बाद चारों भाइयों की शादी मालती से हो जाती है। हाँ तो मालती, अब तुम हम चारों भाइयों की पत्नी हो। हम चारों भाई वचन देते हैं कि तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचने देंगे। हम तुम्हें हर वो सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। हाँ बिल्कुल भैया, ठीक कह रहे हैं। हाँ सही बात है, तुम्हें कभी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम चारों में से किसी से भी बेझिझक कह सकती हो। अब मालती चारों भाइयों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ महीने गुजरते हैं। तभी एक दिन मालती खेत जाती है। अजी सुनिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अरे आता हूँ, आता हूँ। अरे तुमने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मेरे कारण तुम्हें इतनी दूर चलकर आना पड़ा। देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे प्राणनाथ, आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। मेरे होते हुए आप भूखे पेट काम करें, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। अब मालती अर्जुन को खाना खिलाकर वापस घर लौट आती है। शाम हो जाती है, लेकिन अर्जुन अब तक घर नहीं लौटता। हो भैया, ये अर्जुन अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे उसने तो सुबह ही काम खत्म कर लिया था, अब न जाने वो रह कहाँ गया। हम बात तो सही है, आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। मालती, तुम उसे खाना खिलाने गई थी, तो क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ हो सकता है? नहीं नहीं, मैं तो उन्हें खाना खिलाकर वापस आ गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। चलो भैया, हम लोग चलकर उसे ढूंढते हैं, चलो। अब तीनों भाई अर्जुन की तलाश में निकल पड़ते हैं। अर्जुन को ढूंढते ढूंढते तीनों एक घने जंगल के पास जा पहुंचते हैं। अरे रे 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 रे, अब तो रात भी हो गई और अर्जुन का कुछ पता भी नहीं चला। न जाने मेरा भाई कहाँ चला गया, न जाने वो किस हाल में होगा। क्या बताऊं मैं, कहाँ चला गया। हाँ, कितनी देर हो गई उसे ढूंढते हुए, पर उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा। चलिए भैया, घर चलते हैं। रात को इस सुनसान जगह पर रुकना ठीक नहीं है। अमर की बात मानकर
विक्रम और संजय घर वापस लौट जाते हैं। अर्जुन के गायब होने के कारण विक्रम रात भर सो नहीं पाता। संजय सुनो, तुम मालती के पास रुको और मैं और अमर अर्जुन को ढूंढने जाते हैं। अरे पर भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूँ ना। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। संजय, हमें ना जाने कितना समय लग जाए, और यहाँ घर पे मालती अकेली भी तो है, उसके साथ भी किसी एक का रहना जरूरी है, समझ गए? हाँ ठीक है भैया, जैसा आप कहें। अब विक्रम और अमर अर्जुन को ढूंढने चले जाते हैं। इधर मालती संजय के साथ घर पर होती है। अजी सुनते हो, खाना गरम है, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाते हैं। हाँ नहीं मालती, नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे जब से मेरा भाई गायब हुआ है, मेरी भूख प्यास सब गायब हो गए हैं। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, वो जल्दी ही मिल जाएंगे। ऐसे भूखे रहने से तो वो मिलेंगे नहीं। चलिए खाना खा लीजिए, वरना मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरे कारण तुम भूखे रहो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो खाना खाते हैं। इधर विक्रम और अमर अर्जुन को ढूंढते हुए कभी नदी किनारे तो कभी पहाड़ों की तरफ भटकते हैं, लेकिन उनको आज भी अर्जुन का कुछ पता नहीं चलता। ये अर्जुन आखिरकार बिना बताए जा कहाँ सकता है? उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। समझ नहीं आता, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है? भैया सुनिए 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 सुनिए, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हैं? हाँ 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 हाँ, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, है ना? पर इस जंगल में कौन हो सकता है? चलो चलकर देखते हैं, क्या पता वहां अर्जुन हो। विक्रम और अमर पास जाकर देखते हैं तो पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या कर रहे होते हैं। अरे ये तो एक साधु बाबा है। चलो 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 चलो, यहाँ से चलते हैं, हमें इनकी तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। चलो 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 चलो। विक्रम और अमर जैसे ही वापसी के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही साधु बाबा कहते हैं, रुक जाओ बच्चों, तुम दोनों यहाँ इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम लोगों को कोई परेशानी है? सारी बात बताता है। हम तुम्हारा भाई कहीं गया नहीं, बल्कि उसे कैद किया गया है। क्या? पर साधु महाराज, ऐसा कौन कर सकता है? मतलब हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। ये काम किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी का है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा जी? भला वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है, और वो आने वाले पूर्णिमा में इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाती है, समझे? विक्रम और अमर ये सब सुनकर दंग रह जाते हैं। ओ तो बाबा, अब हम क्या करें? मतलब उस चुड़ैल से कैसे निपटे? हमारा एक और भाई उसके साथ घर पे है, ये तो बड़ा संकट हो गया। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। आओ मेरे साथ, आओ आओ आओ। बाबा जी, आप ये हमें कहाँ ले आए हैं? एक तो ये जंगल सुनसान है। हा, बस तुम दोनों यहीं रुको। खुल जा सिमसम, खुल जा सिमसम। साधु बाबा के इतना कहते ही पास के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है और उसमें से आवाज आती है, कहो क्या मदद चाहिए? कहो अमर बच्चा कि तुम्हें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। हाँ 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 हाँ, हमें उस चुड़ैल को मारने का हथियार चाहिए। कहाँ मिलेगा? चुड़ैल को जादुई शस्त्र से मारा जा सकता है। अगर तुम्हें वो जादुई शस्त्र चाहिए तो मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। हाँ, सवाल का जवाब? ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो जो पूछना है। हाँ तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी शस्त्र के लोगों के दिल पर वार कर सकती है? हैं? अब भला ऐसी क्या चीज हो सकती है? हाँ 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 हाँ, जुबान। जुबान से निकले बोल लोगों के दिल पर वार करते हैं। हाँ, सही जवाब। ये लो जादुई शस्त्र, इसे उस चुड़ैल के सीने में उतार देना, वो मर जाएगी। जाओ। हाँ, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। आप ना होते तो हमें ये बात कभी पता ही नहीं चलती कि हमारी पत्नी एक चुड़ैल है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अब तुम लोग जाओ और अपने भाई को बचाओ। पर बाबा जी, हमारा भाई अर्जुन, अब वो कैसे मिलेगा? जाओ, रात के आधे पहर को चुड़ैल अपने घर जाती है। उसी समय तुम लोगों को उसका पीछा करना होगा। तुम्हारा भाई तुम्हें उसी के घर पे मिलेगा, समझ गए? हाँ, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। अब अमर और विक्रम वापस घर लौट आते हैं। अजी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। संजय भी अर्जुन की तरह गायब हो गए हैं। क्या? संजय गायब हो गया?
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों अपने भाइयों को जरूर ढूंढ निकालेंगे, निश्चिंत रहो। विक्रम और अमर मालती की चाल को समझ गए थे। अब उन्हें इंतजार था तो बस आधी रात का। भैया भैया उठिए, रात की आधी पहर हो गई है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। विक्रम मालती का पीछा करने के लिए उठ तो जाता है, पर मन ही मन वो इस बात से उदास था कि मालती एक चुड़ैल है। भैया वो देखिए, मालती घर से बाहर जा रही है, चलिए उसके पीछे चलते हैं। दोनों मालती के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि मालती घने जंगल में एक पुरानी सी झोपड़ी में जाती है। चलो झोपड़ी में जाकर देखते हैं, चलो। जैसे ही दोनों झोपड़ी में झांक कर देखते हैं तो मालती का असली रूप उन्हें नजर आता है। वाह भैया, ये तो अपने असली रूप में आ गई। वाह, बाबा जी ने तो सही कहा था कि ये एक चुड़ैल है। ये तो कितनी भयानक है, यकीन नहीं आता कि आज तक हम इस चुड़ैल के साथ रह रहे थे। भैया ये क्या है? वो देखो, हमारे भाई अर्जुन और संजय। चलो उन्हें छुड़ाने चलते हैं, चलो। अब दोनों भाई झोपड़ी के अंदर जाते हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते हुए आए हैं। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा सच हमें कभी पता नहीं चलेगा? हाँ, तुमने हमारे प्रेम का नाजायज फायदा उठाया है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम एक चुड़ैल निकलोगी। छोड़ दो मेरे भाइयों को और चली जाओ हमारी जिंदगी से। ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तुम लोगों को मेरी असलियत पता चली गई है तो मैं तुम लोगों को भी कैद कर लेती हूँ। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ और तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, समझ गई? तुम मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने भाइयों की जान हम अपनी जान देकर भी बचाएंगे। मालती ये कहकर अब विक्रम पर अपनी शक्तियों से वार करने लगती है। विक्रम चुड़ैल के वार से बचते हुए उसके पास जाता है। भैया ये लो जादुई शस्त्र, मार दो इस चुड़ैल को, लो। विक्रम बिना देरी किए जादुई शस्त्र चुड़ैल के सीने में उतार देता है। ये क्या किया? शस्त्र लगने से चुड़ैल तुरंत मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही अर्जुन और संजय दोनों आजाद हो जाते हैं। भैया 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 भैया, मुझे खुशी है कि मुझे आप लोगों जैसे इतने चाहने वाले भाई मिले। अगर आप दोनों ना होते तो हमारा क्या होता भैया? हाँ भैया, इस चुड़ैल ने तो हम चारों को बेवकूफ बना रखा था। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर लड़की एक चुड़ैल भी हो सकती है। हाँ भैया, बस 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 शांत हो जाओ और पिछली बातों को भूल जाओ। ये सोचो कि कभी हमारी शादी हुई नहीं थी, क्योंकि बुरी चीजें जितनी जल्दी भुला दी जाए उतना अच्छा होता है। हाँ भैया, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। अब चारों भाई हंसी खुशी फिर से एक साथ रहने लगते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रोज सुबह मेहनत करने जाते हो और पसीना बहाकर लौट आते हो और धन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं लाते। अरे बकवास बंद करो राधा। एक तो सारा दिन खेत में हल चलाता हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनूं। समझ में नहीं आता कि काम करूँ या फिर तुम्हारे ताने सुनूं। मोहनलाल को क्रोध भरी नजरों से देखकर राधा अचानक निराश हो गई। अब तुम खुद ही बताओ मोहनलाल, कितना समय हो गया है हमें आर्थिक स्थिति से जूझते हुए। आखिर हम और किसानों की तरह हंसते हुए अच्छा जीवन कब व्यतीत करेंगे? अपनी पत्नी का निराश चेहरा देखकर मोहनलाल का क्रोध उतर गया और वह अपनी पत्नी राधा के पास आकर बोला, मैं क्या करूं राधा, मेरी किस्मत ही खराब है। जब जब मैं खेत में मेहनत करता हूं और सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी, तब तब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी फसल बर्बाद हो जाती है। और ऊपर से अब मैं उस जमींदार का कर्जदार भी बन गया हूं। पिछली बार जब फसल खराब हुई थी तब मैंने उस जमींदार से बीज खरीदने के लिए धन लिया था, और अब इस बार भी मुझे अपनी फसल अच्छी होती नहीं दिख रही है। सारा का सारा दोष तुम्हारी जमीन का है, वरना और किसानों की फसलें क्यों अच्छी होती हैं? तुम्हारी ही फसल पर ही हमेशा कोई ना कोई आफत क्यों आ जाती है? हाँ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन समय जरूर बदलेगा। इतना बोलकर मोहनलाल अपने खेत में चला गया। खेत में मोहनलाल खड़ी धूप में मेहनत से हल चलाने लगा। तभी वहां जमींदार अपने साथी बलराम के साथ आ धमका। अपने खेत में हल चलाना बंद कर दे मोहनलाल। सबसे पहले मेरा वो धन चुकता कर जो तूने कुछ महीने पहले मुझसे कर्ज में लिया था।
जनाब जमींदार साहब, आप यकीन रखिए मैं आपका कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। हाँ, अब मैं तुम्हें और समय नहीं दे सकता। मुझे पूरा धन तुरंत चाहिए, वो भी ब्याज सहित। जमींदार साहब, आप भी तो देख रहे हैं कि मैं इस समय खेत में मेहनत कर रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, फसल आ जाएगी, मैं अपना कर्ज फसल बेचकर चुका दूंगा। ना ये मोहनलाल, ये तुम्हारा फसल उगाने का सपना सपना ही रहेगा, क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ जब भी तुम अपने खेत में फसल लगाते हो, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी आग लग जाती है, कभी बारिश की मार पड़ती है या कुछ और। सच्चाई ये है कि तुम्हारी किस्मत में किसान बनना ही नहीं है, इसलिए मेरा और जमींदार का समय बर्बाद मत करो। बलराम की बात सुनकर मोहनलाल के चेहरे पर क्रोध छा गया। बकवास बंद करो बलराम, अगर तुम जमींदार के नौकर हो तो नौकर बनकर रहो, मुझसे ज्यादा बातें लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो सुना था कि तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर अब मैं ऐसा काम करूंगा कि तुम्हें गुस्सा ही नहीं आएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? याद है जब मैंने तुम्हें बीज खरीदने के लिए कर्ज के रूप में धन दिया था, तब तुमसे अंगूठा भी लगवाया था? हाँ याद है। समझ लो इस कागज पर मैंने तेरी जमीन अपने नाम करवा ली है। अब से इस खेत का मालिक मैं हूँ, समझा? यह सुनकर मोहनलाल गुस्से में आ गया। अरे ये तो पूरा अन्याय है, छोटे से कर्ज के रूप में तुम मेरा खेत नहीं छीन सकते। अरे बलराम, बस बहुत हो गया। इसे अपने ही खेत से जोर जोर से धक्का मारकर बाहर निकालो। बलराम ने मोहनलाल को उसके ही खेत से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मोहनलाल उदास होकर अपने घर चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान की आग जल रही थी। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? और आप समय से पहले ही खेत से वापस कैसे आ गए? जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वो खेत उसका है। तो क्या आप यूं ही चुप बैठेंगे? आपको सबसे पहले गांव के मुखिया से शिकायत करनी चाहिए। अगले दिन मोहनलाल मुखिया जी के घर पहुंच गया। मुखिया जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से हड़प ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उससे कर्ज लिया था जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। इसी दौरान उसने मुझसे अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वो खेत उसका है। मोहनलाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसकी जमीन माँ के समान होती है। इतना कहकर मोहनलाल सीधे केशवनगर राज्य की ओर चल पड़ा और राजा विक्रम के दरबार में जा पहुंचा। महाराज, जमींदार ने थोड़े से धन के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूँ, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूँ। पिछले मौसम में फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा कर्ज लिया। बीज लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया। अब वो कहता है कि खेत उसका है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी, मेरी इज्जत और मेरी माँ जैसी है। मुझे न्याय चाहिए महाराज। अगर रामपुर गांव के जमींदार ने तुम्हारे साथ वास्तव में ऐसा किया है तो तुम्हें जरूर न्याय मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत रामपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे दरबार में हाजिर होने का आदेश दो। अगर वो मना करे तो उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी बलराम के साथ महल में हाजिर हो गया। क्यों, तुमने कुछ धन के लिए मोहनलाल का पूरा खेत अपने नाम कर लिया? महाराज, ये तो सरासर झूठ बोल रहा है। सच तो यह है कि कुछ अरसा पहले मोहनलाल ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था महाराज। उसने वादा किया था कि कुछ महीनों बाद वो खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो मोहनलाल खेत देने से ही मुकर गया। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। सोचा ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़ी सी रकम उधार ली थी, वो भी बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा महाराज? कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका न्याय सिर्फ एक ही शर्त पर हो सकता है। कैसी शर्त महाराज? तुम गांव के 2 गवाह लेकर आओ जो जमींदार और बलराम के खिलाफ तुम्हारे पक्ष में गवाही दे सकें। अगर वे गवाही देंगे
तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दी जाएगी। और जमींदार, तुम भी ऐसे ही 2 गवाह लेकर आओ जिन्होंने मोहनलाल को खेत बेचते हुए देखा हो। जमींदार और बलराम वहां से चले गए। मोहनलाल भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी मोहनलाल की मदद करने को तैयार नहीं हुआ। अगले दिन मोहनलाल उदास होकर राजा विक्रम के दरबार में खड़ा हुआ। महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा, ना ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार बलराम के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ मुखिया और बलिया भी थे। महाराज, यह मेरे गांव का मुखिया है और ये मेरे गांव का बलिया नाम का सम्मानित नागरिक है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही मोहनलाल से उसकी जमीन खरीदी थी महाराज, और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। आप पूछ लीजिए। हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं। हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हाँ महाराज, जमींदार साहब सही कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। जमींदार तो अपने गवाह ले आया, लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके मोहनलाल, तो न्याय तो हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। मोहनलाल गुस्से में महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी, अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो मोहनलाल, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। हाँ, यही तो है ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष न मेरा है न तुम्हारा, दोष तो उस समाज का है जहां गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहां से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और मोहनलाल की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं किसान हूँ, तुम ही बताओ, खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ? खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है? जा कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा राधा? क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। मोहनलाल कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं बजनगर आ जाऊंगा, वहाँ मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगी? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। राधा ने एक रोटी बनाकर मोहनलाल को दी। मोहनलाल रोटी लेकर विजयनगर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ देर बाद रात गहराने लगी और मोहनलाल के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। चलो, तालाब तो मिल गया, अब रोटी खाकर प्यास बुझाऊंगा, कुछ तो भला होगा। वो तालाब के पास गया, रोटी निकाली और उसे देखते हुए बोला, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो मेरी भूख फिर भी नहीं मिटेगी। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल इस तालाब में एक राक्षस का वास था। ये कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी नरमी से कह रहा है कि एक खाने से क्या भला होगा? लगता है ये मुझे खाने की बात कर रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकल आया। मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। मोहनलाल पूरा मंजर समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था, ये सोच रहा है कि मैं उसे खाने वाला हूँ। चलो यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस तुरंत अपना हाथ टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर और विचित्र पक्षी मोहनलाल के सामने प्रकट हो गया। इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये बोलने वाला पक्षी है, ये भविष्य की बातें भी बताता है।
और जब तुम इससे धन की इच्छा व्यक्त करोगे तो इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और सोने चांदी के खजाने प्रकट होंगे। समझे? ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये पक्षी अब मेरा हुआ और तुम अपने तालाब में अब सुरक्षित रह सकते हो। मोहनलाल खुशी खुशी वहां से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वो रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा। राधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। अरे बाबा, बहुत थक गया हूं। काश कहीं एक रात के लिए रुकने का कोई ठिकाना मिल जाए। सर्दी भी बहुत बढ़ गई है। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। मोहनलाल झोपड़ी के पास चला गया। बूढ़ा मोहनलाल की ओर देखकर बोला, अरे तुम कौन हो? देखिए, मैं अपने गांव जा रहा था, रात हो गई है और ठंड भी बहुत है। क्या मैं एक रात आपकी झोपड़ी में रह सकता हूँ? अरे तुम लुटेरे या डाकू तो नहीं लगते। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक रात। सुबह होते ही निकल जाना। मुझे अकेले रहने की आदत है। मोहनलाल ने आधी रात के बाद उस बूढ़े की झोपड़ी में शरण ले ली। रात का समय था। बूढ़ा व्यक्ति झोपड़ी के अंदर गहरी नींद में था, लेकिन मोहनलाल की आंखें उस जादुई पक्षी पर टिकी हुई थीं। क्यों ना इस पक्षी को परखा जाए। क्या राक्षस ने सच कहा था या झूठ? क्या तुम सच में मुझे धन दे सकते हो? अगर हाँ तो मुझे दिखाओ। मांगो, तुम क्या चाहते हो? जो भी बोलो मैं वो दे दूंगा। अरे ये तो वास्तव में बोलता है, मतलब कि राक्षस सच कह रहा था। मैं इससे कुछ मांग कर देखता हूँ। देखो, मुझे 10 सोने के सिक्के चाहिए। पक्षी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और 10 सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अरे ये तो सच में बड़ी बात है। राक्षस ने बिल्कुल सही कहा था। कल जब राधा ये देखेगी तो बहुत खुश होगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। मैं भी धनवान हो जाऊंगा और फिर किसी गरीब को कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ये पक्षी मेरी किस्मत बदल देगा। बस अब कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मोहनलाल गहरी थकान से सो गया था। वह खुश था कि कल सुबह वह अपने गांव वापस जाएगा और राधा को सब कुछ बताएगा। लेकिन वह बुरा आदमी पूरी तरह से सोया नहीं था। वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति ने झोपड़ी के पीछे पक्षी को एक टोकरी में छिपा दिया। सुबह जब मोहनलाल जागा, वह पक्षी को न पाकर बुजुर्ग व्यक्ति से बोला, अरे मेरा पक्षी कहाँ गया? तुम्हारा पक्षी तो उड़ गया। मोहनलाल को शक होने लगा। चुपचाप बताओ, मेरा पक्षी कहाँ है? अरे तो चला जा यहाँ से, मैं तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। कोई पूछने भी नहीं आएगा। वह समझ गया था कि पक्षी बुजुर्ग आदमी के पास है, लेकिन मोहन बहुत कमजोर दिल का मालिक था। वह बुजुर्ग आदमी की बातें सुनकर डर गया और राक्षस के पास आ गया। ओ राक्षस, बाहर निकलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो, तुमने मुझे धोखा दिया है। राक्षस तुरंत तालाब से बाहर आकर बोला, अब बताओ क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें वो चमत्कारी पक्षी दिया था जो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर सकता है, तो फिर तुम वापस क्यों आए? अरे क्या पक्षी दिया था? वो तो उड़ गया। मैं रात को सोया था, सुबह उठा तो पक्षी गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? वो पक्षी तो अपने मालिक से अलग नहीं हो सकता था। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा पक्षी देता हूँ जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए कि बड़ी से बड़ी सेना भी मेरा मुकाबला ना कर सके, समझे? राक्षस प्रसन्न हो गया और एक रंगीन चमकती अंगूठी मोहनलाल को दे दी। ये एक जादुई अंगूठी है जो अब तुम्हारी मिल्कियत है। इसकी खास ताकत से तुम किसी को भी पत्थर में बदल सकते हो और जब चाहो तो उसे वापस भी ला सकते हो। ये शक्ति तुम्हें अपनी मर्जी के अनुसार हर हालात पर काबू पाने का मौका देगी, समझे? मोहनलाल उसी झोपड़ी में वापस लौट आया। दिल में कई विचारों के बादल छाए हुए थे। वह सोच रहा था कि क्या वास्तव में यह सब सच है? क्या यह अंगूठी सच में इतनी शक्तिशाली है? वह बुजुर्ग व्यक्ति के सामने जाकर खड़ा हुआ और गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, सुनो, मेरा पक्षी वापस दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। अरे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुक जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बुजुर्ग की यह बात सुनकर मोहनलाल ने अंगूठी से कहा, लालची बूढ़े को अभी पत्थर बना दो।
मोहनलाल के यह कहते ही बूढ़े का शरीर पत्थर में बदलने लगा। वह डर गया और कांपते हुए बोला, माफ कर दो, मैं लालच में आकर उसे चुरा लिया था। वह झोपड़ी के पीछे एक टोकरी में छुपा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मोहनलाल ने तुरंत झोपड़ी के पीछे जाकर उस टोकरी को खोल लिया। वह पक्षी वहीं था। मैं बताने ही वाला था कि वो बुजुर्ग क्या करने वाला है, लेकिन तुम सो गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तुम भविष्य भी बता सकते हो। अगर तुमने दोबारा किसी को धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए पत्थर बना दूंगा, समझ गए? मोहनलाल पक्षी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटा। अब उसके दिल में डर की जगह सुकून था। उसने राधा को सारी कहानी सुनाई, कैसे उसे पक्षी वापस मिला और कैसे एक जादुई अंगूठी ने उसकी मदद की। राधा हैरान भी थी और खुश भी कि उसका पति सही सलामत वापस आ गया। क्या तुम वाकई भविष्य बता सकते हो? हाँ, तुम्हारे भाग्य में बहुत धन लिखा है, तुम बहुत अमीर बनोगे। तो फिर देर किस बात की? ढेर सारा सोना मेरे सामने प्रकट कर दो। अचानक आकाश से रंग बिरंगी किरणें जमीन पर उतरने लगीं, जो बहुत सारे मुहरों के ढेर की तरह चमक रही थीं। रोशनी की चमक में मुहरों का वह ढेर जादुई खजाने जैसा दिख रहा था। कुछ ही समय में मोहनलाल पूरे गांव का सबसे ज्यादा धनी और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसकी झोपड़ी अब एक सुंदर और प्यारा सा घर बन चुकी थी, जिसमें खुशहाली और शांति की रोशनी छाई हुई थी। एक दिन वह जादुई पक्षी उड़ता हुआ आ गया और मोहनलाल के कान में धीरे से कुछ कहने लगा। क्या कहा? राजा भीरू किशु नगर की सीमा में अपनी पूरी फौज के साथ घुस आया है। अब समय आ गया है जमींदार को सबक सिखाने का। मोहनलाल ने गांव के एक आदमी को राज दरबार भेजा। जाओ, राजा विक्रम से कहो कि रामपुर गांव का सबसे अमीर व्यक्ति ने उन्हें निमंत्रण दिया है और ये सारे सोने के पात्र भी तोहफे में दिए हैं। सेवक राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और सोने के पात्रों से भरी थाली उनके सामने रख दी। रामपुर गांव के सबसे धनवान व्यक्ति मोहनलाल ने आपको और मंत्री जी को आमंत्रित किया है। इतने सारे पात्र हमने भी कभी इतनी बड़ी भी नहीं देखी महाराज। अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये कौन है। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ को साथ लेकर मोहनलाल के आलीशान घर पहुंच गए। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। मोहनलाल कुछ ही देर बाद अपनी पत्नी राधा के साथ वहां पहुंचा। अरे तुम तो वही किसान हो जो कुछ समय पहले मेरे पास न्याय मांगने आए थे। और उस समय आपने मुझे न्याय नहीं दिया था, मुझे सब कुछ याद है। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? रातों रात तुम्हारे पास इतना धन कहां से आ गया? क्षमा कीजिए महाराज, ये मैं आपको चाहकर भी नहीं बता सकता। हमें यहाँ फिर बुलाया क्यों गया है? तुम्हारे पास अब इतना वैभव है कि अकेले ही 10 जमींदारों को सबक सिखा सकते हो। हाँ, मंत्री ठीक कह रहे हो। बताओ मोहनलाल, तुम्हारा मकसद क्या है? महाराज, मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ, परंतु उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे साथ जो अन्याय किया था उसकी पूरी सुनवाई करें। और हाँ, ये बात आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो कुछ ही दिनों में आपका राज्य आपके हाथ से निकल सकता है। तुम क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाहता हूँ कि आप अब मेरे घर पर जमींदार बलराम, मुखिया और बलिया को बुलाकर उनसे साफ साफ पूछे कि क्या मैंने वास्तव में अपना खेत बेचा था या नहीं। सैनिकों, तुरंत जाकर उन चारों को बुलाकर मेरे पास ले आओ। कुछ ही देर में वे चारों वहां पहुंचकर उपस्थित हो गए। मुखिया, सच सच बताओ, क्या मैंने वाकई जमींदार को अपना खेत बेचा था? क्षमा कीजिए महाराज, मैंने जमींदार के दबाव में आकर यह झूठ बोला था। मैंने भी झूठ कहा था महाराज, क्योंकि उसने मेरी बेटी की शादी रोकने की धमकी दी। महाराज, जब ये लोग एक गरीब किसान के सामने थे तो ये उसके पक्ष में नहीं बोले, लेकिन आज जब इन्हें पता चला कि मैं इतना अमीर हूँ कि जमींदार मेरे सामने कुछ भी नहीं, तो ये सब मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके राज्य में ऐसा न्याय स्थापित हो जहाँ अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क ना हो। तुरंत इन चारों को जेल में डाल दो और ले जाओ। मुझे माफ कर दीजिए मोहनलाल। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मेरा खेत मुझे वापस लेना होगा। वो मेरे पूर्वजों की निशानी है और इसे कोई छीन नहीं सकता।
हाँ ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना, अगर अब किसी गांव वाले के साथ अन्याय हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जमींदार बलराम सिर झुकाए चले गए और मुखिया और बलिया भी शर्मिंदगी के साथ लौट गए। महाराज, विशालगढ़ राज्य की सेना आपकी सीमा में प्रवेश कर चुकी है और सभी जानते हैं कि उनकी सेना आपकी सेना से 10 गुना बड़ी है। आप उनसे युद्ध नहीं कर सकते तो हमें यहाँ से भाग जाना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है। जाके बहुत महाराज, फिक्र ना कीजिए, आप बस एक बार मेरी मुलाकात राजा भीरू से करवा दीजिए, मैं उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दूंगा। अच्छा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजा विक्रम ने एक विशेष स्थल पर राजा भीरू को बुला लिया। अब जब मेरी सेना तुम्हारी सेना में प्रवेश कर चुकी है तो बातों का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा राज्य हथिया लूंगा। देखो, मेरा एक दोस्त तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। तभी वहां से राजा विक्रम चला जाता है और वहां मोहनलाल आ जाता है। मोहनलाल ने पहले राजा भीरू को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा भीरू मानने को तैयार नहीं था। मोहनलाल को गुस्सा आ गया। राजा भीरू को पत्थर बना दो। राजा भीरू धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। तुम्हारे पास समय है, अगर तुमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए तो तुम हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी सेना को वापस बुला लूंगा। राजा भीरू का पत्थर बनना रुक गया और वह डर कर वहां से भाग गया। अगले दिन राजा विक्रम ने मोहनलाल को अपने महल में बुलाया। आखिरकार ये सब कुछ तुमने किया कैसे? महाराज, बस यही तो मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ बातें राज ही रहनी चाहिए, यही बेहतर है। हाँ ठीक है, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हमसे दोस्ती करनी होगी। जरूर महाराज, जरूर। ये थी एक गरीब किसान की कहानी। किस्मत के दरवाजे कब खुल जाएं कोई पता नहीं होता। हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। कहानी को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट दें।